स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें उसका फर्स्ट पार्ट तो ख़त्म हो गया और अब आता है इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट जो है वो है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें हम बात करेंगे कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के बारे में। तो अब ये स्टेबिलिटी होती क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स मीन्स दैट द कंपाउंड्स existing under suitable conditions may be stored for a long period of time or not। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुछ suitable conditions में जो कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं, मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो कोई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम उसे रख दें तो वो एज इट इज़ वैसा ही रह सकता है या नहीं, तो लंबे टाइम के लिए उसे स्टोर किया जा सकता है या नहीं, इसका मतलब हम उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सेस की जो स्टेबिलिटी होती है ये दो टाइप की होती है। एक हमारी हो जाएगी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और दूसरी हमारी हो जाएगी काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से क्या मतलब है और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या मतलब है। तो अब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिफर्स टू द टेंडेंसी टू एग्जिस्ट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशंस का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखिए, अगर हमारा कोई भी सपोज हमने यहाँ पर कोई रिएक्टेंट ले रखा है, ठीक, ये हमारा कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो रेट है और प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट यानी बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और एक बैकवर्ड रिएक्शन होती है। तो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब हम फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट बन रहा है इसका मतलब हम बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब दोनों रिएक्शंस का रेट यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए तो उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल देते हैं। और इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम इस वाले साइन से, जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन बना हुआ है, इस साइन से डिनोट करते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंपाउंड के एग्जिस्ट होने की जो टेंडेंसी है बस उसको हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बोल दे रहे हैं। अब ये जो स्टेबिलिटी है ये डील करती है, दिस टाइप ऑफ स्टेबिलिटी डील्स विद द प्रॉपर्टीज लाइक बॉन्ड एनर्जीज, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स, गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इस टाइप की स्टेबिलिटी जो डील करती है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करती है, जैसे कि बॉन्ड एनर्जी हो गई, जैसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया, या गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में पता करना है तो या तो हम उसकी बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, या स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कैलकुलेट करके बता सकते हैं, या गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करके बता सकते हैं, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर भी हम बता सकते हैं कि कंपाउंड हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेबल है या नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन सोल्यूशन, द कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्सेस को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहेंगे कि वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं और दूसरे को हम कहेंगे कि वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस से क्या मतलब है? तो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर दोज विच पजेस सफिशिएंट स्टेबिलिटी टू रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन। यानी कि स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस वो होंगे जो सोल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखेंगे। आइडेंटिटी को बनाए रखने का मतलब है जैसे वो है वैसे ही रहेंगे। while unstable complexes dissociate in solution into their components। तो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे? जो सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएंगे अपने कॉम्पोनेंट्स से में। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए देखिए एक हमारा हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? मेटल और लीगेंड की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। लीगेंड हमने ले लिए, ये सपोज हमने n लीगेंड्स ले लिए, ठीक, और हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन के आ गया MLN, ठीक। तो अगर ये रिटेन करेगा सोल्यूशन में, मतलब जैसा बना था वैसा ही रहेगा, ठीक है, डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब ये बना रहेगा, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये कंपाउंड हमारा स्टेबल हो गया। लेकिन अगर ये कंपाउंड सोल्यूशन में जाकर डिसोसिएट हो जाए, किस में? जिन मेटल से और जिन लीगेंड से मिलकर ये बना हुआ है, अगर ये इन्हीं में वापस डिसोसिएट हो जाए तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड हमारा अनस्टेबल है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में हम सिर्फ बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के स्टेबल होने की या अनस्टेबल होने की अंडर सुटेबल कंडीशंस। कुछ कंडीशंस में वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो
तब उसको हम बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हो गई। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन का जो मेजरमेंट है, बस उसको हम कह देते हैं कि वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, कि इक्विलिब्रियम पर कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो रहा है और कितना फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हो गई। तो इफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड लीगेंड इज स्ट्रॉन्ग, अगर मेटल आयन, ये जो हमने यहाँ मेटल आयन बनाया था और यहाँ जो लीगेंड्स बनाए थे, तो मेटल आयन और लीगेंड के बीच का इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक, तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड वुड बी मोर स्टेबल। जाहिर सी बात है, मेटल और लीगेंड के बीच में इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा, मेटल और लीगेंड के बीच की बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी इसका मतलब कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है। देयरफॉर the thermodynamic stability is given by formation constant or stability constant, which is the equilibrium constant for the formation of complexes. इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि मेटल और लीगेंड से जब कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उस समय हम उसका जो, अब ये इक्विलिब्रियम पर बन रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हो रखा है, तो इस समय जो इसका कांस्टेंट होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम अगर हम कैलकुलेट करें, तो बस उसी को हम उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कंपाउंड थर्मोडायनेमिक स्टेबल है या नहीं है। देखिए, इस बात को अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन में इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो फिलहाल बस आप इतना समझिए कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से मतलब है कंपाउंड स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक। देखिए, अब यहाँ पर इस रिएक्शन से हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारी एक रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पर कॉपर आयन ले रखे हैं और अमोनिया लीगेंड ले रखे हैं, तो इनकी रिएक्शन से हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन के आ रहा है, ठीक। अब अगर हमें इस, और ये इक्विलिब्रियम पर बन रहा है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर केएफ से हम दिखा सकते हैं। केएफ से मतलब हो गया फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें निकालना है किसी भी इक्वेशन में, ये आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्योंकि हम, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या बता रही है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बारे में तो बता रही है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स, ये केएफ से ही डिनोट कर रखा है, तो हम इसको फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो केएफ का मतलब यहाँ पर फॉर्मेशन कांस्टेंट हुआ, या कुछ बुक्स में आपको ये केएस भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो जब केएस लिखा है, इसका मतलब हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, और स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होना, मतलब उसका स्टेबल होना बता रहा है। तो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो, चाहे फॉर्मेशन कांस्टेंट हो, चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, एक ही बात है। तो इन्हीं की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो बना वो हमारा स्टेबल होगा या नहीं। और जब हम कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो स्टेबल है या नहीं, तो इसका मतलब हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, यानी जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो ये रिएक्टेंट है, यानी मेटल आयन और लीगेंड, इनकी कॉन्सेंट्रेशन से हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, या फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो अगर जब भी हम ये वैल्यू निकालेंगे, तो अगर ये केएफ की वैल्यू हुई ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा कब होगी, ज़्यादा कब होगी, जब ये ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल है। तो नीचे लिखा हुआ है कि लार्जर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के एफ, मोर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड हमारा उतना ज़्यादा ही थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जा रही है, कि ये दोनों मिलकर जो हैं वो इसको बना रहे हैं, यानी हमारे कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं। मेटल आयन और लीगेंड मिलकर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बन रहा है, और जब कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनेगा तभी केएफ की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो केएफ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब हमारा कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, ठीक है। और अगर ये केएफ की वैल्यू होती कम, तो कम कब होती, इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कम, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाने का मतलब है केएफ की वैल्यू का कम होना, और केएफ की वैल्यू का कम होना हमें ये बताता है कि ये कंपाउंड हमारा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ठीक। तो अब अगर इसके केएफ की वैल्यू की बात करें, तो इसकी केएफ दी थी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10
10⁻21, ठीक। अब एक और अगर हम रिएक्शन देख लें इसी कॉपर आयन की, लेकिन अब की बार हम लीगेंड को चेंज कर दें, तो कॉपर आयन तो वही रहा, लेकिन लीगेंड अब की बार हमने साइनाइड ले लिया। अब हमारा ये कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, कॉपर का साइनाइड बन गया। अब अगर हम इसका वो देखें KF की वैल्यू यानी फॉर्मेशन कांस्टेंट देखें, तो इसकी वैल्यू थी 2 × 10⁻27। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कॉपर एमीन यानी ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स या कॉपर साइनाइड जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप सिर्फ फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू देखकर बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो जिसके भी फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी ज़्यादा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है 10⁻27 और यहाँ पर है 10⁻21, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो होगी वो हमारी ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉपर का साइनाइड बना है ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू कॉपर का एमीन, ठीक। और यही बात इसमें लिखी हुई भी है कि जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स है उसका जो KF है वो दिया हुआ है आपके सामने, और विच इज़ हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कॉपर एमीन कॉम्प्लेक्स। तो अब इससे हमें ये मालूम पड़ा कि द लीगेंड्स जो हमारा साइनाइड लीगेंड है बाइंड्स टू कॉपर आयन मोर स्ट्रांगली देन अमोनिया, यानी अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग CN की हो गई है, तभी उसके फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, और इसीलिए CN जो है हमारा स्ट्रॉन्गर लीगेंड है अमोनिया के कंपैरिजन में। जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा वो ज़्यादा अच्छे से बाइंड करेगा मेटल आयन के साथ, और जितना अच्छे से बाइंड, जितना स्ट्रांगली बाइंड करेगा उतना कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सिर्फ इतनी सी बात करती है कि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स के स्टेबल या अनस्टेबल होने की बात करते हैं तो इसका मतलब हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये तो था थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है। अब हम देख लेते हैं, अच्छा हाँ, इसको एक चीज़ और अभी इसमें रहती है कि जो हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को देख रहे थे, एक तो हमने बोला कि फॉर्मेशन कांस्टेंट के टर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा कंपाउंड हमारा उतना ज़्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबल, या फिर हम गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं रिएक्शन के लिए, या हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इनके हेल्प के बेसिस पर भी हम बता सकते हैं कि कंपाउंड हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेबल है या नहीं। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट KF जो होता है इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए ये जो दो इक्वेशंस हैं ये आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ΔG0 हमारा क्या बताता है, ये बताता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को, ठीक है, कि अगर हमारी कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर फ्री एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ भी आपने ये इक्वेशन इसकी पढ़ी हुई होगी। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका रिलेशन ΔG0 के साथ हो सकता है, ΔG0 इज इक्वल टू -RT ln K। हम नॉर्मली K इक्विलिब्रियम लिखते थे, तो अब हम क्योंकि फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने KF लिख दिया। अगर हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को, एक ही बात है, मतलब आप कहीं पर भी K इक्विलिब्रियम देखेंगे इस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में K इक्विलिब्रियम या KF या KS एक ही चीज़ है, ठीक है। या आपने ये भी इक्वेशन पढ़ी होगी कि ΔG0 E0 यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके साथ इसका रिलेशनशिप ये होता है ΔG0 इज इक्वल टू -NFE0, ठीक। तो इन इक्वेशन कहाँ से आएंगे ये तो मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करी, फिजिकल केमिस्ट्री में ये इक्वेशंस होती हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि -RT ln KF इज इक्वल टू -NFE0, या फिर इस माइनस माइनस साइन को हम कट कर देंगे और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो अब यहाँ लिखा है कि सिंस ΔG0 इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते ही हैं ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो अभी तो हम सिर्फ स्टेबल कर रहे थे कंपाउंड को कि स्टेबल है अनस्टेबल है, फॉर्मेशन कंपाउंड ज़्यादा है तो कंपाउंड स्टेबल है, फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है कम है तो अनस्टेबल है। तो अब ये फॉर्मेशन कांस्टेंट क्योंकि एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से अटैच्ड है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस स्टेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो दस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ ΔG0 एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर हमें किसी कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को मेजर करना है तो या तो हम फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल लें उसका, या फिर हम ΔG0 निकाल लें, या हम E0 निकाल लें, ठीक। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, ठीक है, KF की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी या जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी कंपाउंड हमारा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। और
KF की वैल्यू, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो देखिए KF की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, डेल्टा G0 की वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा G0 जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, यानी हायर नेगेटिव वैल्यू अगर होगी, तब भी कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा। ये आपने पढ़ा भी होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होती हैं उनके लिए डेल्टा G0 नेगेटिव होता है, तो वो स्टेबिलिटी को बताती हैं, ठीक है। तो डेल्टा G0 जितना ज़्यादा नेगेटिव हुआ वो स्टेबल हुई। और नेक्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें तो E0 जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी E0 की, डेल्टा G0 उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा, और डेल्टा G0 जितना ज़्यादा नेगेटिव है तो कंपाउंड हमारा उतना स्टेबल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि E0 जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, तो तब भी कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी को हम इन तीनों की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर इसमें नीचे भी लिखी हुई है कि अ हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 या फिर हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0 या फिर हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट इंडिकेट दैट द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी अगर हमें देखनी है तो हम ये जो तीन हमने इक्वेशंस दे रखी हैं, जिसमें से हमारी दो तो थर्मोडायनेमिक, ये डेल्टा G0 तो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हुई, और डेल्टा G0 क्योंकि E0 और KF से भी रिलेटेड है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है। तो बस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से हमें सिर्फ इतना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कंपाउंड या जो कॉम्प्लेक्स जो हमारा बन रहा है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक वर्ड ही हमें बता रहा है, काइनेटिक से मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब हम काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि काइनेटिक स्टेबिलिटी रिफर्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज गवर्न्ड बाय इट्स एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन गवर्न होता है एक्टिवेशन एनर्जी से या रेट कांस्टेंट से। आप लोगों ने कई बार फिजिकल केमिस्ट्री में इस टाइप के कोई ग्राफ भी देखे होंगे जो हम एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बना देते हैं कि ये इस तरह से, यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट है, ये जो दिखा रहा है ये हमारा एनर्जी दिखा रहा है, और जो ये इधर की साइड चल रहा है ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखा रहा है। तो रिएक्टेंट यहाँ बन रहा है और ये बना हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। तो अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिएक्टेंट की जो एनर्जी है और मिनिमम एनर्जी प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए हमें इतनी तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को हम EA बोल देते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। तो यही एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करती है, या रेट कांस्टेंट भी हम निकाल। रेट कांस्टेंट क्या होते हैं, अभी हमने बात की थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है उसको हम स्मॉल k से दिखाते हैं, या उसको आप K1 दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट के बनने का रेट है उसको स्मॉल K2 से दिखा सकते हैं। तो जो स्मॉल k की बात करते हैं ये इसका मतलब हम रेट कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेनली काइनेटिक स्टेबिलिटी जो देखती है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हम काइनेटिक स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी डील्स विद हाउ फास्ट अ कंपाउंड रिएक्ट्स रादर देन टू हाउ स्टेबल इट इज। यानी काइनेटिक स्टेबिलिटी सिर्फ ये बात करती है कि कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स हमारा बना है वो कितना फास्ट या कितना स्लो रिएक्ट कर रहा है, बजाय इसके कि हम ये देखें कि वो कितना स्टेबल है, ठीक। देखिए दो चीज़ें थी, यहाँ पर हमने अभी अपना कॉम्प्लेक्स बनाया, ये M मेटल ले लिया, ठीक है, फिर कुछ लीगेंड्स ले लिए और हमने अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल है, जब हम ये देख रहे हैं, और हम ये कैसे देखते हैं, इस रिएक्शन के लिए हम फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालते हैं, और फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना कंपाउंड हमारा स्टेबल हो जाएगा। या हम डेल्टा G0 निकाल सकते हैं या हम E0 निकाल सकते हैं, ठीक। अब जब ये तो स्टेबिलिटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, यानी ये कंपाउंड हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में। अब ये कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो गया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, और सपोज इस कॉम्प्लेक्स ने के साथ क्या है, हम ना कोई दूसरा लीगेंड, हमने कोई 2-3 लीगेंड, मतलब कोई और लीगेंड ले लिया, ठीक। सपोज हमने कोई X ले लिया, ये सपोज हमारा Ml6 था, हमने 6 लीगेंड्स ले रखे थे, और कोई X लीगेंड के साथ इसे एक्सचेंज करना है, यानी एक लीगेंड इस लीगेंड के साथ एक्सचेंज होना है। तो अब क्या हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, Ml5 और X आ जाएगा और प्लस L,
ये एल अलग हो जाएगा, यानी इस रिएक्शन क्या हो गई, ये रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, जिसमें एक्स ने इसके एक एल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी ये एक्स इधर आ गया और एक एल इधर वापस चला गया। ठीक है, तो अब जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना, तो इस रिएक्शन का रेट यानी ये कॉम्प्लेक्स बनने की जो टेंडेंसी है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, कितना फास्ट ये Ml5X बन रहा है या कितना स्लो ये Ml5X बन रहा है। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब कंपाउंड की काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जब हम कंपाउंड के सिर्फ स्टेबल या अनस्टेबल होने के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इस कंपाउंड तो हमारा बन चुका है, यानी कॉम्प्लेक्स हमारा बन चुका है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम किसी लीगेंड के साथ इसका सब्स्टिट्यूशन कराएं तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हो रही है वो कितनी फास्ट हो रही है या कितनी स्लो हो रही है, यानी ये Ml5X कितना फास्ट या कितना स्लो बन रहा है, उसका मतलब है हम कॉम्प्लेक्स के काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर या कह लीजिए काइनेटिक स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में। एक होता है हमारा लेबाइल कॉम्प्लेक्स और दूसरे हमारे होते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस से क्या मतलब है, तो द कॉम्प्लेक्सेस इन विच सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर लिगेंड्स, सॉरी यहाँ पर और लगा लीजिएगा, वन और मोर लिगेंड्स बाय अनदर अकर्स रेडिली आर लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर ये वाली रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, सिर्फ इतनी वाली रिएक्शन पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो अगर ये रिएक्शन हो रही है बहुत फास्ट, ठीक है, सपोज ये रिएक्शन बहुत फास्ट है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो Ml6 है ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। लेबाइल का मतलब होता है कि जो ये लीगेंड इससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यानी लीगेंड के साथ जो इस Ml6 की रिएक्शन हो रही है वो बहुत फास्ट हो रही है, तब हम कहेंगे कि ये Ml6 लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन जितना जल्दी होता है, जितना फास्ट होता है, उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए वो रिएक्शन हमारी फास्ट हो रही है, तो उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम बात कर लेते हैं कि ये Ml6 अब लेबाइल कॉम्प्लेक्स हुआ। और द एबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टू गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टली, और वो कॉम्प्लेक्स की वो एबिलिटी जो उसे फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने के लिए बोलती है, उस एबिलिटी को हम बोल देते हैं लेबिलिटी ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर रिएक्शन फास्ट हो रही है तो रिएक्शन जिस एबिलिटी की वजह से फास्ट हो रही है उसके लिए हम लेबिलिटी वर्ड यूज कर लेते हैं। फिर इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन से हुए, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस ठीक इसका उल्टा हो जाएंगे, द कॉम्प्लेक्सेस फॉर विच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अकर स्लोली, या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत स्लो होंगी और नॉट एट ऑल या बिल्कुल ही नहीं होंगी, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बोल देते हैं। सपोज ये जो नीचे वाली रिएक्शन थी जिसमें Ml6X के साथ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यानी लीगेंड जो है एक X का सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सपोज ये रिएक्शन बहुत स्लो हो, यानी Ml5X के बनने का जो रेट है वो बहुत स्लो है, या फिर Ml5X बन ही ना रहा हो, दोनों बातें हैं, या तो बहुत स्लो बन रहा है या बन ही ना रहा हो, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि अब जो ये Ml6 है इसका मतलब ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस मतलब जो किसी और से रिएक्ट ना करें। आप लोगों ने इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ा होगा, जो हीलियम आर्गन वगैरह जो हम पढ़ते हैं, वो गैसेस इनर्ट गैसेस क्योंकि वो किसी और से रिएक्ट नहीं करती हैं, और अब तो खैर हम इनर्ट गैसेस ना बोल के उनको नोबल गैसेस बोलते हैं। तो इनर्ट का मतलब है कि वो किसी और से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ये इसका मतलब इस एक्स से रिएक्ट नहीं कर रहा है या बहुत स्लो रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन का रेट जो है वो बहुत स्लो हो गया। तो रिएक्शन का रेट जब स्लोएस्ट होगा तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि Ml6 हमारा इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स के सिर्फ इसके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है वो कितनी फास्ट या कितनी स्लो हो रही है, तो कंपाउंड हमारा उसी बेसिस पर लेबाइल या इनर्ट निकल के आएगा, तो हम बात करेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में। और जब हम इसी Ml6 के स्टेबल या अनस्टेबल होने की बात करेंगे तो इसका मतलब हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बहुत स्लोली दिखाएंगे या बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे, और जो ये एबिलिटी होगी जो हम कह रहे हैं, या तो वो लेस एबिलिटी होगी या इनएबिलिटी होगी, या तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेगा या थोड़ा कम रिएक्ट करेगा। तो ये जो एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की कि वो रिएक्शंस को बहुत कम शो कर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बहुत कम शो कर रहा है, इस एबिलिटी को हम या लेस एबिलिटी को हम या इनएबिलिटी को हम इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो ये थी काइनेटिक स्टेबिलिटी। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से हम समझेंगे तो हमारे पास दो टर्म आई, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी
और काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब इन्हीं दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये दोनों सेम होती हैं या ये दोनों अलग अलग होती हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ, कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इट रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टू एग्जिस्ट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अगर कॉम्प्लेक्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अगर वो कम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम स्टेबल और अनस्टेबल बोल रहे हैं, इसका मतलब हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बोल रहे हैं। काइनेटिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब अगर हम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बोल रहे हैं कि वो लेबाइल है या इनर्ट है, कॉम्प्लेक्स किसी और लीगेंड के साथ अपने लीगेंड को एक्सचेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी वो इनर्ट है या लेबाइल है, तब हम उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। और इट रिफर्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन, और ये रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करती है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, तो आपको भी अब तक समझ में आया होगा कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एकदम अलग चीजें हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल भी हो सकता है और वो इनर्ट भी हो सकता है। इसी को हम आगे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इसी डिफरेंस को हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज हमने यहाँ 3 कॉम्प्लेक्स ले लिए, निकल साइनाइड ले लिया, मैग्नीज का साइनाइड ले लिया और क्रोमियम का साइनाइड ले लिया, ठीक। और फिर हम देखेंगे इनकी रिएक्शंस। तो हमने ये पाया इनके फॉर्मेशन कांस्टेंट की हेल्प से कि जो तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हैं, लेकिन काइनेटिक स्टेबिलिटी इनकी डिफरेंट है। कैसे देखा हमने, हम क्या करेंगे, इनके लिगेंड को एक्सचेंज करके देखेंगे। तो द रेट ऑफ एक्सचेंज कैन बी मेजर्ड व्हेन C14 लेबल्ड साइनाइड आयंस आर प्लेस्ड इन सोल्यूशन विद द कॉम्प्लेक्स। इसमें हमने क्या करा, ये हमारा निकल साइनाइड था, ठीक है, इसको हमने एक्सचेंज कराना है, एक्सचेंज कराना है साइनाइड लिगेंड से। लेकिन इस साइनाइड और इस साइनाइड में क्या डिफरेंस है, इन साइनाइड लिगेंड का जो कार्बन है उसको हमने लेबल कर दिया, यानी हमने यहाँ पर कार्बन का आइसोटोप ले लिया। और आइसोटोप कौन सा, 14 कार्बन। आपने देखा होगा कार्बन 12 होता है, ठीक है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। अरे मेरा पॉइंटर कहाँ गायब हो गया, ये रहा। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 होते हैं, ठीक है, ये सब आइसोटोप्स होते हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पर, ये वाला कार्बन था, सपोज हमारा ये कार्बन 12 था, अब की बार हमने कार्बन 14 से इसको एक्सचेंज कराना है, यानी साइनाइड लिगेंड ही है लेकिन कार्बन 14 वाला है, ठीक। तो अब हम इसे एक्सचेंज करा रहे हैं, तो ये एक्सचेंज रेट बहुत फास्ट था, यानी ये जो रिएक्शन हो रही थी बहुत फास्ट होती थी। आप देख रहे हैं आगे यहाँ पर निकिल लिखा हुआ है, और जो ये वाले साइनाइड लिगेंड थे ये तो चले गए हैं इधर, और जो ये साइनाइड लिगेंड थे वो आ गए हैं इधर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, इन साइनाइड लिगेंड ने इन साइनाइड लिगेंड को एक्सचेंज कर दिया। तो अब की बार आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन 14 आ गया है, ठीक है। तो 4 ही साइनाइड लिगेंड थे और वही 4 साइनाइड लिगेंड बस कार्बन 14 वाले अब निकिल के साथ जुड़ गए हैं। तो जब ये रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन बहुत फास्ट हुई। तो अगर ये बहुत फास्ट हो रही है रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं जो ये निकिल साइनाइड है ये लेबाइल है, ठीक है, ये वाला कौन, और यहाँ पर लिखा हुआ भी कि इट इज ऑब्जर्व निकिल साइनाइड इज लेबाइल, ठीक। अच्छा, फिर आते हैं हम मैग्नीज साइनाइड की। यहाँ पर भी हमने यही किया कि ये साइनाइड लिगेंड को, जो यहाँ पर साइनाइड लिगेंड है, इन वाले साइनाइड लिगेंड से एक्सचेंज करा दिया। तो ये वाले साइनाइड लिगेंड में कार्बन 14 था, ठीक, तो ये बन गया हमारा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो देखा कि ये थोड़ी स्लो रिएक्शन थी, ऊपर वाले के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो थी, इसलिए जो MnCN6 था वो हमारा लेस लेबाइल निकला, ठीक। अच्छा, अगर हम क्रोमियम का साइनाइड लेते हैं, फिर इसमें भी एक्सचेंज कराते हैं, तो देखा कि ये रिएक्शन तो स्लोएस्ट थी, बहुत ही स्लो रेट था इसका। तो जब ये बहुत स्लो रिएक्शन थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। तो तीनों के तीनों थर्मोडायनेमिकली स्टेबल थे, वो हमने इनकी फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू पर के बेसिस पर बताया कि फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्योंकि तीनों के लिए बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल थे। लेकिन काइनेटिक स्टेबिलिटी तीनों की डिफरेंट थी। निकिल साइनाइड हमारा लेबाइल निकला, मैग्नीज साइनाइड हमारा लेस लेबाइल निकला, और क्रोमियम साइनाइड तो इनर्ट निकला। और वो कैसे बताया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन देखा, एक्सचेंज जो हमने कराया, एक्सचेंज रिएक्शन जो हुई हमारी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हुई हमारे, उसका हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा, और रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हमने पाया कि पहली रिएक्शन बहुत फास्ट थी, दूसरी रिएक्शन स्लो थी, और तीसरी तो बहुत स्लोएस्ट थी। तो उसी बेसिस पर हमने बता दिया कि ये लेबाइल थे, लेस लेबाइल थे और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस थे, ठीक। फिर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह से। जो कोबाल्ट एमीन होता है, कोबाल्ट एमीन भी हमारा इनर्ट होता है। अब यहाँ अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इनर्ट है, तो हम काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये काइनेटिकली अनस्टेबल हो जाएगा, हमारा इनर्ट जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो काइनेटिकली अनस्टेबल हुए, ठीक है, इनर्ट हो गया, बट इट इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। ये काइनेटिकली भी अनस्टेबल हो गया और थर्मोडाइनेमिकली भी अनस्टेबल हो गया, तो हम जनरली बोल देते हैं काइनेटिकली इनर्ट है और थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल है। इन एसिड सोल्यूशन में होता है सिर्फ, एसिड सोल्यूशन का मतलब एसिड की प्रेजेंस में हमने वाटर के साथ एमीन का जो है एक्सचेंज करा रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में, वाटर की सॉरी एसिड की प्रेजेंस में। देखिए अगर हम ये लिख रहे हैं H2O, ये तो वाटर के साथ हम एक्सचेंज दिखा रहे हैं, और प्लस हम H प्लस कर दें, H प्लस का मतलब एसिड, और एसिड को अगर हम यहाँ H2O और H प्लस अगर हम एक साथ करके लिखेंगे तो हम ऐसे तो लिखेंगे H3O पॉजिटिव चार्ज, यानी एक H जो है इस H2O के साथ जुड़ जाएगा तो H3 हो जाएगा, फिर O तो है ही और ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा, तो ये हम H3O आयन, हाइड्रोनियम आयन की तरह हम लिख देते हैं। तो जब H3O प्लस के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पर सिर्फ वाटर के साथ एक्सचेंज हो रहा है, और किस कंडीशन में, एसिड की प्रेजेंस में, तो इसलिए कंबाइन करके यहाँ H3O प्लस लिखा हुआ है। तो एसिड सोल्यूशन में कोबाल्ट एमीन जो होता है वो हमारा थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होता है। वो हमने जब इसके KF की वैल्यू देखी थी उसके बेसिस पर हमने बताया। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिएक्शन के KF की वैल्यू की, ठीक है। ये रिएक्शन का KF कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें KF निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट क्या है हमारा, कोबाल्ट H2O6, मैं सारा नहीं लिख रही हूँ, सारी खाली कोबाल्ट H2O+6 लिखा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और रिएक्टेंट में क्या है हमारा, कोबाल्ट एमीन है, ठीक है। हालांकि वाटर भी लिखेंगे और ऊपर अमोनिया भी लिखेंगे, पर मैं वो सब नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में ही आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम KF ऐसे निकाल सकते हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं KF की वैल्यू बहुत लार्ज है, 10⁻30, लगभग 10⁻30 होती है। तो KF की वैल्यू लार्ज होने का क्या मतलब है कि कोबाल्ट H2O वाली कॉन्सेंट्रेशन, यानी ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब हमारा ये वाला कंपाउंड जो है ये स्टेबल हो गया। हम KF की वैल्यू के बेस पर ही तो बता रहे थे कंपाउंड हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो जब हमारा प्रोडक्ट स्टेबल है तो जाहिर सी बात है ये कोबाल्ट अमीन हमारा अनस्टेबल रहा होगा, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये कोबाल्ट अमीन हमारा अनस्टेबल रहा होगा, कोबाल्ट H2O स्टेबल रहा होगा। ये हमें कैसे मालूम पड़ा, सिर्फ KF की वैल्यू से मालूम पड़ा। तो अब इससे क्या, यही बात इसमें आगे लिखी हुई कि फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज वेरी लार्ज, दिस इंडिकेट्स दैट कोबाल्ट एमीन इज अनस्टेबल इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में कोबाल्ट एमीन जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमारी ज़्यादा हो रही है, तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जा रही है, तो कंपाउंड हमारा ये वाला ज़्यादा स्टेबल है और कोबाल्ट एमीन अनस्टेबल है। फिर अगर हम इस रिएक्शन का रेट की बात करें तो ऑन द अदर हैंड इट टेक्स सेवरल डेज एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म COH2O6। तो ये कंपाउंड हमारा स्टेबल तो बन रहा है, लेकिन बन कितने दिनों में रहा है, बहुत दिन लग जाते हैं इस रिएक्शन को होने में। तो जब हम रेट की बात कर, इस रिएक्शन के रेट की बात करेंगे तो रेट बहुत स्लो है। तो जब रेट बहुत स्लो है तो हम ये कह सकते हैं कि कोबाल्ट एमीन जो है वो काइनेटिकली इनर्ट है, ठीक है। तो that is the rate of reaction is slow and hence the complex cobalt amine is kinetically inert, ठीक है। क्योंकि रेट बहुत स्लो है इसलिए ये काइनेटिकली इनर्ट है। तो एक ही इक्वेशन की बेस पर हम बता सकते हैं कंपाउंड हमारा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या काइनेटिकली, और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल भी देख सकते हैं और उसे काइनेटिकली स्टेबल या अनस्टेबल भी हम देख सकते हैं। तो आपको बस सिंपल सी बात याद करनी है कि थर्मो के बारे में हम, यानी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो कंपाउंड के स्टेबल या अनस्टेबल होने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम उस कॉम्प्लेक्स के इनर्ट या लेबाइल होने के बारे में बात कर रहे हैं कि वो इनर्ट है या लेबाइल है, तो इसका मतलब हम उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। बस इतनी सी चीज़ है ये, ठीक। और फॉर्मेशन कांस्टेंट की हेल्प से हम, या डेल्टा G0 या E0 की हेल्प से हम स्टेबल या अनस्टेबल बता सकते हैं। और इनर्ट या लेबाइल हम कैसे बताएंगे, रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की हेल्प से बता देंगे कि कंपाउंड की रिएक्शन फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। तो जितनी फास्ट हो जाएगी वो हमारा लेबाइल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और जितनी स्लो होगी कॉम्प्लेक्स हमारा उतना इनर्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ था हमारे
थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वर्सेस काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में। तो आई होप कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। और ये टॉपिक्स जो हैं बीएससी थर्ड ईयर में भी हैं और एमएससी फर्स्ट सेम में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए हैं। तो और हमारा थर्ड सेम में तो है ही है। तो ये जो भी टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों ही क्लासेस के लिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।